नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 30 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में बज रहा डंका। रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हुए अर्पित किए श्रद्धा सुमन और भारतीय मूल के लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत। जी हां, राहुल गांधी के ननिहाल में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इटली में G20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं संबोधित, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, तो दोस्तों DRDO ने बजाया डंका। भारत ने किया स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण। अचूक निशाने से तबाह होंगे दुश्मन के कई ठिकाने। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, इटली में यूरोपीय संघ के बड़े नेताओं संग पीएम मोदी ने की बैठक। G20 सम्मेलन सहित कई द्विपक्षीय वार्ता पे भी की चर्चा। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे, दिल्ली में भिड़े ईरान और इजराइल के टॉप अधिकारी। दो जानी दुश्मनों के बीच भी हुई जंग। पांचवी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान को $14 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। विदेश मंत्री बोले आम लोगों को फायदा करा रहा है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तहरीक लब्बैक और TLP हुए एक, पाकिस्तान में इमरान की बड़ी मुसीबतें। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे। कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है कुछ एक, और भारत यूपी विधानसभा चुनाव समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दिल्ली बॉर्डर हुआ खाली। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 5 दिवसीय दौरे पे विदेश यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे, जहां पे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, और खास करके भारतीय मूल के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात यह कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पे अर्पित किए हैं श्रद्धा सुमन भी पीएम मोदी ने। इस बीच मालूम हो कि पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचने के बाद पहली बार आधिकारिक बैठक की है। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र में अमूलचूल बदलाव लाने के मसले पर अन्य नेताओं के संग चर्चा करेंगे। इस बैठक में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों, DRDO ने किया स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण। अचूक निशाने में तबाह होंगे दुश्मन के कई ठिकाने ताबड़तोड़। जी हाँ, DRDO के लिए पहले तो 1 लाइक बनता ही है। दरअसल भारत ने शुक्रवार को देश में विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO द्वारा विकसित इस बम को भारतीय वायुसेना की तरफ से एक एरियल प्लेटफॉर्म के जरिए टेस्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बम को एक फाइटर एयरक्राफ्ट में गिराया गया था और इसे जमीन में लंबी दूर तक आधारित टारगेट पर गाइड करके निशाने तक पहुंचाया गया। DRDO के मुताबिक इस बम का निशाना एक सीमा तक अचूक है, जहां साधारण बम को गिराने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्ग रेंज गाइडेड बम, जिन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है, जिन्हें गिराने के बाद उनकी दिशा और गति को बदला जा सकता है। इससे ये बम अचूक हो जाते हैं और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट बम को साधारण बम की तरह अलग से डिजाइन नहीं किया जाता है, इसे अलग डिज़ाइन किया जाता है, यानी साधारण बम से इसे अलग डिज़ाइन किया जा सकता है। और DRDO के इस कारनामे पे अगर आप भी मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान जो है वो DRDO के सामने सरेंडर हो गए एक दिन, तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों, नई दिल्ली में भिड़े ईरान और इजराइल के 2 टॉप अधिकारी। जी हाँ, दरअसल जो 2 जानी दुश्मनों के बीच फिर से छिड़ गई जंग। दरअसल दुनिया के 2 सबसे बड़े दुश्मनों के बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही जमकर हाथापाई यानी मारपीट की नौबत आ गई, जंग छिड़ गई। दोनों के अधिकारी एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकालने लगे। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता ने उन मुस्लिम देशों को जमकर फटकार लगाई थी जो इजराइल के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई भारत तक पहुंच गई है। दरअसल ईरान दूतावास ने शुक्रवार को भारत में इजराइल के नवयुक्त दूत नाओर लियोन की तरह बातचीत तेहरान पर टिप्पणी की बचकाना करार दिया, जिसके बाद इजराइल के नवयुक्त राजदूत गिलोन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए ईरान को आड़े हाथों लिया और कहा है कि ईरान की अस्थिरता की वजह करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि ईरान को पहले तो परमाणु संपन्न देश नहीं बनने दिया जाएगा। दोस्तों, नई दिल्ली में दोनों को दोनों भिड़ते नजर आए अधिकारी। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, अमेरिका ने फिलहाल मदद करने का ऐलान किया है। लगभग 15 करोड़ डॉलर के मदद देगा अफगानिस्तान को अमेरिका। बोले आम लोगों को फ़ायदा होगा, भूखमरी से जो लोग मर रहे हैं उनको जीवन मिलेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के अधीन गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए अमेरिका लगभग 15 करोड़ डॉलर की मदद करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को बताया है कि सहायता स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिनमें शरणार्थियों से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय आवाजन संगठन और विशेष विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है। दोस्तों, सारे संगठन मिला के 15 करोड़ डॉलर जो है वो मदद अफगानिस्तान को दिया जाएगा, जो अफगानिस्तान की जनता के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन तालिबानियों की ये समझ में आएगा कि अमेरिका हो या दुनिया भर का कोई देश हो, आपको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आम नागरिक ही मरेंगे। एक सुपर पावर ऐसे ही कोई सुपर पावर नहीं बन जाता है। अब फिलहाल अमेरिका की इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और आप अमेरिका की सहायता राशि जो आम नागरिक मर रहे हैं उनके लिए की जा रही है, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगली अपडेट। इमरान खान की बड़ी मुसीबत, पाकिस्तान में टीटीपी और टीएलपी हुए एक तहरीके लैबैक के विरोध प्रदर्शन हुई पस्त सरकार। अब एनएसए ने दी धमकी। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीके लैबैक के प्रदर्शनों से इमरान सरकार के चूल्हे हिल गए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान टीएलपी समर्थकों को धमकियां देने लगे हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंधित तहरीके लैबैक पाकिस्तान टीएलपी के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए मोईद यूसुफ ने चेतावनी दे दी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की मुसीबत तब बढ़ गई जब इमरान खान और खास करके टीटीपी और टीएलपी, जो पाकिस्तान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो एक होते नजर आ रहे हैं। यानी इमरान खान, पाकिस्तान में अब गृह युद्ध होने वाला है, बच के रहना पड़ेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। बांग्लादेश नहीं, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तानी पिट्ठू कराना चाहते हैं फसाद। दरअसल जमकर बरसे बांग्लादेशी मंत्री पाकिस्तान पे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जमकर फसाद हुआ है और देश के कम से कम 22 जिलों में दर्जनों मंदिरों को तोड़ दिया गया है, जबकि दर्जन भर से ज़्यादा हिंदुओं की अलग अलग जगहों पर हत्या कर दी गई है, जिनमें अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बांग्लादेश के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी पिट्ठू फसाद कराना चाहते हैं, देश की शांति को बर्बाद करना चाहते हैं। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री एम हसन महमूद ने धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश की आत्मा बताया और जोर देते हुए गुरुवार को कहा है कि हम बांग्लादेश गणराज्य हैं, ना कि इस्लामिक गणराज्य हैं। यानी इस्लामिक गणराज्य और बांग्लादेश में डिफरेंस ये है दोस्तों, इस्लामिक गणराज्य मतलब वहाँ केवल इस्लामिक कट्टरपंथी और मुसलमान ही रहेंगे, जबकि बांग्लादेश गणराज्य मतलब सेकुलर कंट्रीज जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में होंगे, भाईचारे के साथ जिएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग एक और निकल के आ रही है। 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा तालिबान का शासन। अफगानिस्तान में कई इलाकों में पकड़ ढीली पड़ने लगी है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन 2 साल से ज़्यादा भी नहीं चल पाएगा और अभी से ही तालिबान की पकड़ जो है वो देश के कई हिस्सों में ढीली पड़ती नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मलाइज दाऊद ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि तालिबान ने जिस मकसद के साथ काबुल पर कब्जा किया था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है और देश जिन संकटों से घिर गया है उस हालात में वो 2 सालों से ज़्यादा वक्त तक देश पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता है। पूर्ववर्ती अफगानिस्तान सरकार के आर्मी चीफ ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में संकट गहराता जा रहा है और इस संकट के वक्त तालिबान के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि देश पर अपना अधिकार बरकरार रखने के लिए वो क्या करें। तो दोस्तों, हालत ख़राब हो चुकी है तालिबानियों की भी, क्योंकि महंगाई इतनी, भूखमरी इतनी बढ़ रही है कि तालिबान उससे निपट नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस सिचुएशन में, आप हमेशा एक सिचुएशन में तभी रह सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। तालिबान सरकार के पास पैसा अर्निंग का कोई स्रोत है नहीं, देश कैसे चलता है कुछ पता है नहीं, तो लोग जब भूखे मरेंगे तो क्या तालिबान अगर क्रूर होगा तो ही उनको मरते हुए देख पाएगा। अगर थोड़ी सी भी उनमें जान होगी तो वो कहीं ना कहीं तरीके से लोकतांत्रिक
नमस्कार दोस्तों, आखिरकार राकेश टिकैत और उनकी कंपनी झुकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पे पूरी तरीके से खाली हो रही हैं सड़कें, बैरिकेडिंग्स हटाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार पे। जी हाँ, दरअसल फर्जी किसानों की करारी हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले करारी फटकार लगाई थी। दिल्ली हरियाणा की टीकरी बॉर्डर हो और दिल्ली यूपी की गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के साथ सीमेंट गतिरोध को हटाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही बॉर्डर पर शुक्रवार शाम पूरी तरीके से बैरिकेडिंग्स और पक्की निर्माण को हटा लिया जाएगा। दरअसल गाजियाबाद संवाददाता के मुताबिक यूपी गेट पर प्रदर्शनकारियों द्वारा चेक पोस्ट लगाया गया है और उनके बिना अनुमति के आगे नहीं जा सकता है। दिल्ली पुलिस कहने को अपना बैरिकेडिंग हटा रही है और फिर रास्ता खुलना संभव नहीं है जब तक किसान पूरी तरीके से यहां से हट नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि मेरठ एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर प्रदर्शनकारी चेक पोस्ट भी लगाए हुए हैं। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन स्थल दिल्ली हरियाणा के टेकरी बॉर्डर पर एक लेन खोलने के बाद अब दिल्ली पुलिस यूपी गेट गाजीपुर पर ऐसा ही करने जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान शुक्रवार सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटवा रहे हैं। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जाने की कार्रवाई करने की पुष्टि की है। कुछ समय बाद यहां बैरिकेडिंग पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने करारी फटकार लगाते हुए कहा था कि फिलहाल जिस तरीके से सड़क रोककर जाम किया गया है, आप अपने प्रदर्शन के लिए दूसरों के जान जोखिम और दूसरों के काम को नहीं रोक सकते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल बॉर्डर को खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से किसान संगठनों ने बैठक की और बैठक के बाद जिस तरीके से किसानों का जो ये संगठन और ये अड्डा बन चुका है, खास करके लोगों को मारने पीटने और हाथ काटने का, उसके बाद से किसानों की जमकर किरकिरी हुई और आखिरकार किसान जो है वो बॉर्डर खाली कर रहे हैं, यानी सड़कें पूरी तरीके से खाली करेंगे। हालांकि दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर के बाद जो दिल्ली पुलिस ने अपने टेंट गार्ड रखे हैं और बैरिकेडिंग कर रखा है, उसे अभी इतनी जल्दी दिल्ली पुलिस नहीं हटाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब तक किसान पूरी तरीके से बैरिकेडिंग तो हटने के साथ साथ पूरा सफाया जब तक नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन, जिस तरीके से किसानों ने ये आंदोलन किया और जिस तरीके से किसानों ने केवल किसान बैठे रहे और उन्हें लोगों ने उनको एक्सपोज किया, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे सरकार जो है, सरकार की जीत होती दिखाई दे रही है और फर्जी किसानों की हार होती दिखाई दे रही है और आखिरकार अब उनका सफाया हो रहा है। सबसे बड़ी बात, राकेश टिकैत, वो राकेश टिकैत जो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, भड़काऊ बयानों की बात कर रहे थे, अब उन पर ही ये भारी पड़ता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लगभग कृषि काले कानून, जो खास करके किसान काले कानून बता रहे थे, अब उसको लेकर किसान सरेंडर हो गए हैं और किसानों ने धरना लगभग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और बॉर्डर को खाली करने का भी। तो दोस्तों, इसी तरीके से पल पल के अपडेट के लिए तो छोड़ो तालिबान, अफगानिस्तान छोड़ो, चलिए उत्तर कोरिया भयंकर भुखमरी की कगार पे रो रहा तानाशाह किम जोंग उन काले हंस की मीट खाने का भी जारी कर दिया फरमान। दोस्तों, कुख्यात तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सनक भरे फैसलों से उत्तर कोरिया की भुखमरी को मुहाने पर ला खड़ा है और कल किम जोंग उन ने देश के लोगों को आदेश दे दिया कि सभी नागरिक साल 2025 तक कम खाना खाएंगे, जिनके बाद से अब एक बार फिर से सन की किम जोंग उन ने देश की जनता के लिए अगले 1 साल के खाने का मेन्यू जारी कर दिया है, जिनमें उसने उत्तर कोरिया के लोगों को भोजन की कमी दूर करने और स्वादिष्ट भोजन करने के लिए काले हंस के मांस भी खाने के लिए कह दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया के सबसे बड़े बत्तख फार्म में भारी संख्या में काले हंसों को पाला जा रहा है और प्रजनन कराया जा रहा है ताकि उनका औद्योगिक इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया केवल मिसाइलों से पटा है, जबकि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत फ्रांस की भागीदारी अब अधिक प्रासंगिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे संबंध है महत्वपूर्ण। दरअसल दोस्तों, एस जयशंकर ने भारत और फ्रांस के संबंधों का वर्तमान समय में बेहद महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा है कि 21वीं सदी में बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध भविष्य के लिए फ्रांस और भारत की रणनीतिक साझेदारी की अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है कि भारत फ्रांस को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखता है और इस क्षेत्र में अपना एक प्रमुख भागीदार मानता है।
तो ये बड़ी खबर। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर 9.5% रहने के और कम से कम लगभग 2025 तक सबसे तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ने की तरफ कदम चला रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तालिबान का खौफ नहीं, लड़कियां सीख रही हैं कोडिंग। दरअसल अफगानिस्तान में हालात धीरे धीरे जैसे नॉर्मल हुए वैसे महिलाएं अब बाहर भी निकल रही हैं। अब धीरे धीरे लड़कियां वहां पे एक तरीके से कोडिंग सीख रही हैं और शिक्षा को लेकर वो जागरूक होकर आगे बढ़ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दिखाता है कि तालिबान अब धीरे धीरे वो उन मूल्यों को फॉलो कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने पैसे भले देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर स्ट्राइक भी कर सकते हैं अफगानिस्तान में। तालिबान से भारत और अमेरिका ने कहा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बने अफगानिस्तान, वरना करेंगे सीधी सीधी एयर स्ट्राइक। दोस्तों दरअसल भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच आतंकवाद से निपटने को लेकर हुई संयुक्त वार्ता के समापन पर दोनों ने अफगानिस्तान और खास करके तालिबान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। एक तरफ अमेरिका ने जहां खास करके मदद कर रहा है अफगानिस्तान में उन लोगों का जो भूखे से मर रहे हैं उसके लेकर $15 अरब का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान की जो धरती है वो आतंकवाद के पनाहगाह के रूप में ना बने और आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बने, वरना ये ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे संगठनों पर कार्रवाई करो। अफगानिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान दिया है उन्हें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित अलकायदा, ISIS, दाइश, लश्कर और तैयबा, जैश ए मोहम्मद समेत कई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ संगठित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई, इनको अपने देश में पाला गया, तो फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों फेसबुक हुआ मेटा, मार्क जुकरबर्ग ने की कंपनी के नाम की घोषणा। दोस्तों सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपने नए नाम के ऐलान कर दिया। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने 28 अक्टूबर को एनुअल कॉन्टैक्ट कॉन्फ्रेंस में कंपनी के नए नाम मेटा की घोषणा कर दिया। आपको बता दें कि मेटावर्स पर ध्यान देने के लिए फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने नए नाम के साथ कंपनी को रीब्रांड करने की तैयारी है। जुकरबर्ग ने मीटिंग के दौरान कहा है कि हमने सामाजिक मुद्दों से जूझने और बंद हो चुके प्लेटफॉर्म के तहत रहने के लिए बहुत कुछ सीखा है और हम इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। दुनिया भर में फेसबुक के नाम से लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब मेटा के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि लंबे समय से फेसबुक को नया नाम देने पर विचार किया जा रहा है, जिनकी घोषणा गुरुवार को कर दी गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार आर्यन खान को कल भी बेल ना मिल पाई। जेल अधिकारी ने कहा टाइम से नहीं मिल सके रिलीज ऑर्डर कॉपी। दरअसल दोस्तों क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद आर्यन खान कल भी जेल से रिहा नहीं हो सके। आपको बता दें कि जेल के अधिकारी के मुताबिक रिलीज ऑर्डर की कॉपी जो है वो समय पे आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा है कि अब कल ही रिहा हो पाएंगे, यानी आज ही रिहा हो पाएंगे। जेल के कुछ अधिकारियों का कहना है कि आर्यन खान को आज ही रिहा किया जाएगा और जेल अधिकारियों के मुताबिक जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है कि 5:30 बजे तक आर्थर रोड जेल में जो है कागजात नहीं पहुंच पाए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 महीने के बाद पूरी तरीके से हटाई गई बैरिकेडिंग। अब किसानों के टेंट और मंच थोड़े बचे हुए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 9 और 11 महीने से लगी बैरिकेडिंग को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से हटा दिया। हालांकि लेन में किसानों का मंच और टेंट अभी भी लगा हुआ है। वहीं टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग्स हटाए जाने के बीच किसानों ने फिर से दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रास्ता खुलते ही वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। किसानों की इस चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसके बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार यूपी में 22 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और CM योगी ही होंगे 22 विधानसभा चुनाव के फेस भी, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी पहुंचे और अपनी पहली ही रैली में उन्होंने ये
साफ कर दिया है कि 22 विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही सीएम चेहरा होंगे। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रदेश में भाजपा के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि भाजपा को 22 में जिताएं तो फिर इस प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए जीत का मंत्र भी दिया है। बताया जा रहा है कि 17 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी को जीत दिलाने के लिए जो रणनीति तैयार की, उनके पीछे अमित शाह की बड़ी भूमिका है और वो मुख्य रणनीतिकर्ता के तौर पे नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यूपी के 22 विधानसभा चुनाव आखिर कौन बनेगा विजेता, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। तो दोस्तों, फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए चैनल को